Hello everyone. In this video, we are going to discuss inheritance under Muslim law. Now, if you remember the rules regarding inheritance under Hindu law, it should immediately click that property under Hindu law is divided in two categories: separate property and compulsory property or ancestral property. तो हिंदू लॉ में दो कैटेगराइजेशन है प्रॉपर्टी का, सेपरेट प्रॉपर्टी एंड ancestral प्रॉपर्टी. ये कैटेगराइजेशन मुस्लिम लॉ में नहीं एग्जिस्ट करती है. सो ऑल द प्रॉपर्टी इज कंसिडर्ड इक्वल. ठीक है, जितनी भी प्रॉपर्टी है एक मुस्लिम मैन की या एक मुस्लिम वुमन की, वो इक्वल फुटिंग पर होती है. प्रॉपर्टीज में कोई फर्दर कैटेगराइजेशन नहीं है. सो देर इज होमोजीनिटी इन दैट रिगार्ड. एंड जो रूल्स एप्लीकेबल होंगे वो पूरी प्रॉपर्टी पर एक साथ होंगे एंड स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज के कैटेगराइजेशन के कंटेक्स्ट में अलग अलग रूल्स नहीं है. So all this property is known as heritable property under Muslim law. तो मुस्लिम लॉ में जॉइंट फैमिली का भी कंसेप्ट नहीं होता. फॉर इंस्टेंस हिंदू लॉ में हमने देखा कि एक हिंदू जॉइंट फैमिली में होती है एंड अकॉर्डिंगली जो प्रॉपर्टी है वो आगे उनके एयर्स इनहेरिट करते हैं. ठीक है, प्रोपोसिटस के. बट मुस्लिम लॉ में ऐसा कुछ नहीं है. यहाँ पर मुस्लिम जॉइंट फैमिली का कोई कंसेप्ट नहीं है एंड जो शेयर्स डिफाइंड है ऑलरेडी. इनफैक्ट मुस्लिम लॉ में एयर्स भी ऑलरेडी डिफाइंड है कि कौन कौन इनहेरिट करेगा प्रॉपर्टी एंड अकॉर्डिंगली उसी शेयर में वो जो एयर्स है वो प्रॉपर्टी इनहेरिट करते हैं. ठीक है, सो देर इज नो कंसेप्ट ऑफ जॉइंट फैमिली अंडर मुस्लिम लॉ. ऑल्सो देर इज नो राइट बाय बर्थ इन अंडर द मुस्लिम लॉ. ठीक है, जैसे हिंदू लॉ में जैसे ही कोई पर्सन बॉर्न होता है वैसे ही एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में उसका राइट क्रिएट हो जाता है. ठीक है, बट मुस्लिम लॉ में ऐसा कुछ नहीं है. जो इनहेरिटेंस के राइट्स हैं वो बर्थ के बेसिस पर नहीं मिलते हैं, इंस्टेड वो डेथ के बेसिस पर मिलते हैं. सो बर्थ के बेसिस पर राइट नहीं मिलते हैं अंडर मुस्लिम पर्सनल लॉ. Now there are certain rules that are applicable under Muslim law. Please note these. First is rule of exclusion. सो नॉर्मली जो भी एयर्स डिफाइंड है मुस्लिम लॉ में वो सब एंटाइटल्ड होते हैं इनहेरिट करने के लिए प्रॉपर्टी. ठीक है, बट स्टिल देयर आर सर्टेन रूल्स दैट आर एप्लीकेबल. और अगर कोई भी एयर वो रूल्स फुलफिल कर रहा है तो वो प्रॉपर्टी इनहेरिट नहीं कर सकते. फॉर इंस्टेंस इफ देयर इज अ मर्डरर, ठीक है, अगर कोई एयर है एंड उसने प्रॉपर्टी के लिए मर्डर किया है प्रोपोसिटस का, देन इन दैट सिचुएशन द रूल्स अंडर शिया लॉ एंड सुन्नी लॉ आर डिफरेंट. So under Sunni law, a person who commits murder of the propositors is not entitled to inherit the property in any circumstance. ठीक है, एक्सीडेंटल थी डेथ या फिर इंटेंशनल थी, इट डजेंट मैटर. अगर मर्डर किया है या जो डेथ हुई है उस पर्सन की प्रोपोसिटर्स की वो उस एयर के हाथ हुई है तो वो एंटाइटल्ड नहीं होगा प्रॉपर्टी के लिए. ठीक है, नॉट एंटाइटल्ड टू इनहेरिट property. But under Shia law, if the death has been accidental, then the heir will be entitled to inherit property. और अगर intentional death commit की थी उस heir ने murderer की, तब नहीं होगा वो entitled. So if accidental death, then entitled to inherit property. Also, there are certain heirs who have preferential claim over the right of property. ठीक है, कुछ heirs हैं उनका preferential claim होता है और अगर वो exist करते हैं तो जो दूसरे heirs हैं उनको नहीं मिलती है property. So regarding preferential claim, there are 3 rules. Rule 1 is a person who is entitled, a person who is related to the propositors through an heir
is excluded by that heir. ठीक है, तो मतलब अगर कोई पर्सन है, ठीक है, वो प्रोपोसिटर से रिलेटेड है बट बीच में एक इंटरलिंकिंग एयर भी है, ठीक है, तो वो जो इंटरलिंकिंग एयर है उसको प्रॉपर्टी मिलेगी एंड उस वो पर्सन एंटाइटल्ड नहीं होगा. फॉर इंस्टेंस, if the propositus is x, then he has a son and he has a son's son. ठीक है, now son's son is related to x through s. So here s will exclude ss. ठीक है, यहाँ पर ss will not be entitled to inherit the property. Instead, only s is entitled to inherit the property because ss is related to x through s. ठीक है, अगर एस नहीं होता प्रेजेंट, अगर एस की डेथ हो गई होती मान लो, तब एस एस एंटाइटल्ड होता, बट इन प्रेजेंस ऑफ एस, एस एस कैन नॉट इनहेरिट प्रॉपर्टी फ्रॉम एक्स. देन नेक्स्ट रूल इज relative excludes the remote one. So जो relative nearer है in terms of blood relation, he will exclude the relative that is a distant one. ठीक है, मान लो मदर है, ठीक है, और ग्रैंड मदर है, तो यहाँ पर मदर है नियरर इन ब्लड, राइट, एंड ग्रैंड मदर इज द रिमोटर वन. So here mother will exclude the grandmother and she will inherit the property and not the grandmother. And rule 3 is a person excluded may exclude others. So for instance, if there is a person, ठीक है, वो खुद ही excluded था because of the presence of some other heir और somehow उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है, जो बीच में प्रेजेंट था रिलेटिव, उसकी डेथ हो जाती है. So this excluded person will be entitled to inherit the property and this excluded person will exclude the other relatives. ठीक है, तो उस कंटेक्स्ट में फिर जो दूसरे relatives हैं उनको भी प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी और जो इनिशियली एक्सक्लूड हुआ था पर्सन, he will be entitled to inherit the property. Then there is this rule of primogeniture. Rule of primogeniture. Now, as per this rule, the eldest son is entitled to the Quran, to the rings, to the clothes, to the personal belongings of the propositors. ठीक है, जो eldest son है, he is entitled to the Quran, rings, clothes, and personal belongings of the propositors. And this rule is generally observed under Shia law. ठीक है, शिया लॉ में ये ऑब्जर्व किया जाता है, जो भी प्रोपोसिटर्स का एल्डेस्ट सन है, ही विल बी एंटाइटल्ड टू द पर्सनल बिलोंगिंग्स ऑफ द प्रोपोसिटर्स. ठीक है, जो भी उसके क्लोथ्स हैं, रिंग्स है, शूज है, कुरान है अगर उनकी पर्सनल, तो वो भी सब किसके पास जाएगी, एल्डेस्ट सन के पास जाएगी. देन देयर इज दिस रूल ऑफ वेस्टेड इनहेरिटेंस. Now, according to this rule, a property is never left without any heir. ठीक है, प्रॉपर्टी कभी भी ऐसे ही नहीं रहती है, विदाउट एनी हेयर नहीं रहती है. दैट मीन्स इफ देयर इज अ प्रॉपर्टी दैट इज अंडर द कस्टडी ऑफ अ मुस्लिम पर्सन, ठीक है, एक मुस्लिम पर्सन की एक प्रॉपर्टी है, जैसे ही वो पर्सन अपनी लास्ट ब्रेथ लेगा, ठीक है, वैसे ही ये मान लिया जाएगा कि प्रॉपर्टी जो है दैट हैज बीन वेस्टेड टू द लीगल हेयर्स ऑफ दैट पर्सन. ठीक है, सो एज सुन एज a Muslim person takes last breath, it is presumed that the property is vested
to the legal heirs. ठीक है, तो प्रॉपर्टी वेस्ट तो हो जाएगी लीगल एयर्स के पास, बट शेयर डिटर्मिन नहीं है. शेयर फ्यूचर में किसी भी डेट पर डिटर्मिन हो रहे हो, इट डजंट मैटर, बट इट इज प्रिज्यूम दैट द प्रॉपर्टी इज वेस्टेड टू द लीगल एयर्स. बाद में शेयर डिवाइड करते रहो, कोई इशू नहीं है, बट द प्रॉपर्टी कैन नॉट बी लेफ्ट विदाउट एनी ओनर. ठीक है, प्रॉपर्टी का हमेशा कोई ना कोई ओनर होता है. अगर कोई भी लीगल एयर प्रेजेंट नहीं होता तो प्रॉपर्टी इस चीट में चली जा रही है, देन द गवर्नमेंट इज द ओनर, बट ऑलवेज property is never left without an owner. Now let's discuss who all are heirs under Sunni law and Shia law. Persons entitled to inherit under Sunnis and Shias. Under Sunnis there are sharers, residuaries and distant kindred. And under Shia law the categorization is on the basis of consanguinity. So heirs related by consanguinity. Then there is heirs by special case, and under this heirs related by consanguinity there are further three groups. Group 1, Group 2 and Group 3. Group 1 comprises of parents and children. Parents and children. Group 2 comprises of grandparents, how high soever. And Group 3 comprises of paternal uncles and aunts, how high soever. So एक बार इस चार्ट को डिस्कस करते हैं थोड़ा डिटेल में. Yes, so persons entitled to inherit. Here first one is sharers. Now sharers are the primary heirs of a Muslim person. ठीक है, primary heirs होते हैं. For instance, widow, husband, mother, father, grandfather, grandmother, son, daughter. तो ये सब क्या है? ये सब sharers. But there are certain sharers that can be reduced to the status of residuary as well. ठीक है, वो अभी हम करेंगे discuss. So they are basically primary heirs. So एक बार इसका बस idea लो. ठीक है. Then residuaries are the relations that are not included within the category of sharers. ठीक है, जो sharers की list में included नहीं है वो residuaries में आ जाते हैं. And इनमें difference ये होता है कि सबसे पहले सुन्नी लॉ में इंटाइटल्ड जो होते हैं शेयर के लिए वो होते हैं शेयरर्स. ठीक है, अगर शेयरर्स प्रेजेंट हैं तो शेयरर्स को उनका राइट मिलेगा. ठीक है, मान लो ये एक प्रॉपर्टी है. ठीक है, और मान लो 3 शेयरर्स हैं एंड टोटल मिला के जो इनका शेयर है वो टोटल बन रहा है 2/3. सो 2/3 प्रॉपर्टी पहले जाएगी शेयरर्स के पास और उसके बाद जो ये 1/3 प्रॉपर्टी बच गई है. ठीक है, दिस 1/3 प्रॉपर्टी विल नाउ डिवॉल्व टू द रेजिडुअरीज. ठीक है, सो ये डिफरेंस है कि सबसे पहले शेयरर्स का राइट जो है वो साइड लाइन होता है, वो साइड में रखा जाता है और उसके बाद अगर कोई प्रॉपर्टी बचती है देन एंड ओनली देन इट विल गो टू द रेजिडुअरीज. अगर कोई प्रॉपर्टी नहीं बची है तो रेजिडुअरीज के पास नहीं जाएगी, बट जितनी भी प्रॉपर्टी बची है शेयरर्स का राइट निकालने के पास वो सभी प्रॉपर्टी फिर रेजिडुअरीज के पास जाती है. एंड डिस्टेंट किंडर्ड आर द रिलेशंस जो इनसे बिल्कुल ही डिस्टेंट है. ठीक है, और अगर एक भी शेयरर नहीं है, एक भी रेसिडुअरी भी नहीं है, तभी डिस्टेंट किंडर्ड में जो रिलेशंस आ रहे हैं उनके पास प्रॉपर्टी आती है, अदरवाइज नॉट. ठीक है,
सो शेयरर्स एंड रेजिडुअरीज के एब्सेंस में ही डिस्टेंट किंडर्ड रिलेशंस जो होते हैं वो एंटाइटल्ड होते हैं प्रॉपर्टी इनहेरिट करने के लिए, बट अगर इनमें से कोई भी रिलेशन प्रेजेंट है तो डिस्टेंट किंडर्ड के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं जाएगी एंड सारी प्रॉपर्टी इन रिलेशंस में डिवाइड हो जाएगी. सो फॉर इंस्टेंस अगर हम हस्बैंड की बात करें, ये हम जितने भी रिलेशंस डिस्कस कर रहे हैं इसमें हम ये देखते हैं वेदर देयर इज अ चाइल्ड और लीनियर डिसेंडेंट और नॉट. ठीक है, अगर चाइल्ड है या लीनियर डिसेंडेंट है तो जो शेयर होता है वो डिफरेंट होता है, और अगर कोई चाइल्ड नहीं है उस पर्सन का तो शेयर डिफरेंट हो जाता है. सो आई रिप्रेजेंट दिस विद द वर्ड सी. सो इफ child is present, in that situation the husband is entitled to 1/4 share. Please remember here C represents child or lineal descendants. ठीक है, and without C husband is entitled to half share, and this is same in both Sunni and Shia law. Then in case of widow, in presence of child or other lineal descendants, she is entitled to 1/8 share, and in absence of any child or lineal descendants, she is entitled to 1/4 share. This is also same in Sunni and Shia law. Then next is father. Now with children, like if children are there or lineal descendants are there, then he inherits 1/6 share. And if no child is there, then in that situation he inherits the property as a residuary. ठीक है, फिर उसको डिमोट करके रेजिडुअरी बना दिया गया है अगर कोई चाइल्ड प्रेजेंट नहीं है, और अगर कोई चाइल्ड है तो उस केस में उसको 1/6 शेयर मिलता है, कोई चाइल्ड नहीं है तो वो रेजिडुअरी बनता है, एंड शेयर्स का शेयर निकालने के बाद ही एज अ रेजिडुअरी वो इनहेरिट कर सकता है प्रॉपर्टी. नाउ नेक्स्ट इज रिगार्डिंग मदर. In the presence of child, she inherits 1/6 share, and in absence of child, she inherits 1/3 share. ठीक है, बट मदर के केस में सिर्फ चाइल्ड और लीनियर डिसेंडेंट्स की एब्सेंस और प्रेजेंस हम नहीं देखते हैं, उसके अलावा भी हम देखते हैं प्रेजेंस. प्लीज नोट दिस एज वेल. 2 or more full blood consanguine brothers, one brother and 2 such sisters and 4 such sisters with father. सो चाइल्ड और लीनियर डिसेंडेंट्स के अलावा हम इनकी प्रेजेंस और एब्सेंस भी देखते हैं. अगर इनमें से कोई भी एक रिलेशन प्रेजेंट या एब्सेंट है तो उसके कंटेक्स्ट में ये शेयर्स होंगे, अदरवाइज नॉट. ठीक है, सो ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, याद रखना, बट क्योंकि मुस्लिम इनहेरिटेंस पढ़ रहे हो तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए. सो इस वजह से ये इन्फॉर्मेशन का ध्यान रखिए. नाउ डॉटर. Single daughter inherits half share. Then share of 2 or more daughters is 2/3. That means all these daughters collectively take this 2/3 share. And all these rules are same for Sunni as well as Shia law. And also remember regarding daughters that if both sons and daughters are there, if both sons and daughters present, then daughter inherits half share of what son inherits, half of son's share. Please remember that. So these were some of the major rules regarding inheritance under Muslim law. Thank you.